Assalamualaikum. So here comes the most interesting chapter throughout the textbook. That is chapter number 12, nutrition. So here we are going to start the MCQs of this chapter. याद रहे ये जो MCQs हैं वो मैंने कुछ पास पेपर से लिए हैं, कुछ मैंने बुक से लिए हैं और कुछ मैंने अपने बनाए हैं जो कि मेडिकल की एंट्री टेस्ट में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. MCQ नंबर 1, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ लिवर एक्सेप्ट. ये चारों इन चारों में से तीन जो है वो फंक्शन है लिवर के सिवाय एक के. वो कौन सा है ढूंढते हैं. बिल्कुल इजी सवाल है सारे, ये भी पास पेपर से आ चुके हैं. प्रोड्यूस बाइल, यस लिवर प्रोड्यूसेस बाइल. स्टोर ग्लूकोजन, यस लिवर आल्सो स्टोर्स ग्लूकोजन. लिवर सीक्रेट इंसुलिन, नो इट इज द रॉन्ग पॉइंट. लिवर का तो काम ही नहीं है इंसुलिन सीक्रेट करना, वो तो काम है पेनक्रिया का. तो इसी को ही ना वकरा बना लेते हैं, यानी सी इसका सही जवाब होगा. एमसीक्यू नंबर डी, स्टोर विटामिन. हाँ ये भी लिवर का फंक्शन है कि वो विटामिन स्टोर करते हैं. तो ये तो बहुत इजी था. एमसीक्यू नंबर टू, द प्रोपल्सिव मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट इज. ये बोल रहा है कि जो हमारे पास जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, उसके मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टेलाइसिस या फिर इपिग्लोटिस या फिर एंटी पेरिस्टेलाइसिस या फिर एनस या फिर नन ऑफ द अबव. द मोस्ट इजी क्वेश्चन. तो उसको हम कहते हैं पेरिस्टेलिसिस है ना. उसको हम कहते हैं पेरिस्टेलिसिस, क्योंकि पेरिस्टेलिसिस हम कहते हैं उसकी मूवमेंट को. एपिग्लोटिस को उसको कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं जो फेरेंक्स में हमारे पास लंग्स की ओपनिंग होती है ना, उसका ढक्कन जो होता है उसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं. एंटी पेरिस्टेलिसिस जो होते हैं उसको ये भी मूवमेंट ही है, लेकिन फर्क क्या है, जब हमें उल्टी आती है तो ये जो मूवमेंट है उसको जब हमें उल्टी आती है ना उस वक्त उस मूवमेंट को कहते हैं हम एंटी पेरिस्टेलिसिस, क्योंकि पेरिस्टेलिसिस जो है वो स्टमक की तरफ खादे को जो रोटी होती है उसको लेके जाता है और एंटी जो उसके बाहर लेके आता है. बाकी बचा एनस, तो एनस का सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है. एमसीक्यू नंबर 3, द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन इज. कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में रिएक्शन जो इन्वॉल्व होता है वो कौन सा है. 6 carbon dioxide plus 12 water molecule in the presence of light produces glucose plus carbon dioxide plus water, or 2 hydrogen sulfide plus carbon dioxide in the presence of light produces CH2ON plus water molecules plus sulfur, or NH4 plus 3O2 uh, reacts and form 2NO plus 2H2O plus 4 hydrogen plus energy, or CH3COOH in the presence of enzyme produces CH3CO plus CO2, or fifth one is 5GA3P plus 3ATP plus 3 reaction form 3RUBP plus 3ADP plus 2PI. तो ये भी डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये भी रिएक्शन बुक में लिखा हुआ है कि कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन जो थी ना उसमें रिएक्शन होता है ये NH4 plus 3O2 रिएक्शन फॉर्म 2NO2 plus 2H2O plus 4H plus एनर्जी. ये है कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन का रिएक्शन. ठीक है. एमसीक्यू नंबर 4, डैश काजेस एमोबिक डायसेंट्री इन ह्यूमन. तो ये सवाल तो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा वाले चैप्टर में भी मैंने लिया था ना, बिल्कुल सही में. तो ये भी हमने 9th में पढ़ा हुआ है कि एंड अमोबा हिस्टोलाइटिका काजेस एमोबिक डायसेंट्री इन ह्यूमन. डायसेंट्री कौन काज करता है, एंड अमोबा हिस्टोलाइटिका. एमसीक्यू नंबर 5, डैश इज कॉमनली नोन एज हुकवर्म. ये हमने चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमिलिया में पढ़ा. यही बिल्कुल सेम एमसीक्यू कि हुकवर्म का साइंटिफिक नेम क्या है. तो हुकवर्म का जो साइंटिफिक नेम है वो है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेला. ड्यूडेनेला ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा. एमसीक्यू नंबर 6, इलियम इज अबाउट डैश लॉन्ग. इलियम की लेंथ कितनी. इलियम क्या है, इलियम है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं इलियम. वो क्या कितना मीटर लॉन्ग है, 3.6 मिलीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 इंचेस, 3.6 मीटर या फिर 3.6 किलोमीटर. तो इलियम जो है वो 3.6 मीटर्स इन लेंथ है.
एमसीक्यू नंबर 7, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मटेरियल यूज्ड बाय फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर, फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे पास जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं वो कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। ये तो यार मैंने एक चैप्टर 11th चैप्टर यानी बायो एनर्जेटिक्स में भी बिल्कुल सेम एमसीक्यू मैंने पढ़ा है अभी अभी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी यूज होता है फोटोसिंथेसिस, अगर ये नहीं होगे तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। मिनरल्स, हाँ ये भी यूज होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, ये तो बहुत मेन मिनरल्स है फोटोसिंथेसिस के लिए। लाइट, हाँ लाइट के बगैर तो फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नाम ही लाइट की वजह से रखा गया है। डी है ग्रीन पिगमेंट्स, हाँ ग्रीन पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल ए भी, हाँ जब क्लोरोफिल होगा ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगी। तो हम कह सकते हैं ये सारे जो सारे हैं वो सारे ही रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के। तो ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल सही जवाब होगा, इजी है बिल्कुल। एमसीक्यू नंबर 8, द यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर टिश्यू बिल्डिंग इज कॉल्ड। ये पूछ रहा है कि जो डाइजेशन में हमारे पास, सॉरी ये पूछ रहा है कि जो फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है ना ब्लड में एब्जॉर्ब जो होता है वो जब सेल्स उसके उसे यूज करते हैं, टिश्यूज उसको यूज करते हैं, उसको टिश्यूज के बनाने में जब यूज होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। यानी सेल की जो एनर्जी यूटिलाइज होती है ना, कौन सी एनर्जी जो एब्जॉर्ब की गई हो, जो एब्जॉर्ब की गई हो एनर्जी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है ना, और उस एनर्जी की एब्जॉर्ब्ड एनर्जी की यूटिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं। डाइजेशन, एसिमिलेशन, एजेशन, एब्जॉर्प्शन या फिर इंजेशन, इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन यानी बी। क्या कहते हैं, बी। डाइजेशन किसको कहते हैं, जब पूरे के पूरे जो हमारे पास फूड होता है पूरा का पूरा फूड वो स्मॉलर मोनोमर्स में ब्रेक डाउन हो जाए उसे हम डाइजेशन कहते हैं। हाँ, एसिमिलेशन हम कहते हैं जब वो ब्रोकन डाउन फूड जब ब्लड में चला जाए और वो ही फूड जब यूटिलाइज होने हो जाए सेल के कामों में, जो सेल अपने अपने काम करते रहते हैं उनके उनमें यूटिलाइज हो जाए, हम कहते हैं एसिमिलेशन। एजेशन कहते हैं जब हम वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं उसे हम कहते हैं एजेशन। एब्जॉर्प्शन कहते हैं जब हम कुछ भी कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब यानी कुछ खाते हैं हम तो एब्जॉर्ब किया। इंजेशन, इंजेशन का मतलब है हम जब कोई चीज़ मुंह में डालते हैं। ठीक है, तो 20 का सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 9, प्लेक व्हेन कंबाइंड विद सर्टेन केमिकल्स इन सलाइवा it becomes hardened and calcified forming a hard deposit known as। ये वाला जो प्लेक बनते हैं ना, प्लेक किसको कहते हैं, प्लेक उसको कहते हैं जिस सलाइवा सलाइवा में कुछ मटेरियल होता है उधर वो जमा हो जाता है, उसके बाद जब कैल्शियम उधर अटैच हो जाते हैं, बहुत सारे कैल्शियम उधर अटैच हो जाते हैं तो एक हार्ड सा सबस्टेंस बन जाता है, उसको हम कहते हैं प्लेक। तो ये पूछ रहा है जो प्लेक सलाइवा होते हैं, प्लेक बनते हैं सलाइवा में, उसे हम क्या कहते हैं, समझे ना। हाँ, उसे हम क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं, डेंटल कैरी कहते हैं, या फिर कैलकुलस कहते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं, या फिर इसको हम जिंजिविटिस कहते हैं, या फिर डेंटाइन कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं कैलकुलस, क्योंकि उसमें कैल्सिफाइड यानी उसमें कैल्शियम के जो सबस्टेंस जमा हो जाते हैं उधर, इसलिए हम उसको कैलकुलस कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 10, अ पेशेंट इज हैविंग एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट फॉलोइंग मील्स कैरेक्टराइज्ड बाय हार्टबर्न, फ्लैटुलेंस या फिर नाजिया एंड वोमिटिंग। ये पूछ रहा है एक पेशेंट है जो कि खाना खाने के बाद उसे एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट यानी उसे थोड़ी गड़बड़ महसूस हो रही है जिसम में, तो ये सिम्टम्स हमें बता रहा है कि उसका हार्ट बर्न हो रहा है, उसके बाद फ्लैटुलेंस हो रही है, नाजिया एंड वोमिटिंग उल्टी भी आ रही है, फिर शी या ही कोई भी इज सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर। फिर ये डिसऑर्डर कौन सी है, तो ये अगर हम इधर खाने का नाम आ गया ना, फॉलोइंग मील यानी ईटिंग मील, तो खाने का नाम आ गया तो ये होगी फूड पॉइजनिंग। तो ये क्या है, फूड पॉइजनिंग से ही तो होता है ना, जब कभी कभी हार्ट बर्न होती है, नाजिया आती है, फिर वोमिटिंग उल्टी भी होती है। तो हार्ट बर्न इसमें सॉरी हार्ट बर्न नहीं होगा बल्कि इसको कहते हैं डायसेफिया, इसको हम कहते हैं डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया वो गलती हो गई, ध्यान कहीं और चला गया था। एमसीक्यू नंबर 11, सनड्यू इज एन एग्जांपल ऑफ, सनड्यू जो है वो किस चीज का एग्जांपल है, ऑटोट्रॉपिक प्लांट, पैरासिटिक प्लांट, सेप्रोफाइटिक प्लांट, या फिर कार्निवोरस प्लांट, या फिर एक्सटिंक्ट प्लांट। तो सनड्यू जो है वो है कार्निवोर प्लांट। सनड्यू क्या है, कार्निवोर प्लांट है जो कि मीट पर डिपेंड करता है। एमसीक्यू नंबर 12, आफ्टर स्टार्च इज इंजेस्टेड, आफ्टर स्टार्च इज इंजेस्टेड इन व्हिच ऑर्डर टू द प्रोसेस अकर।
ये बोल रहा है स्टार्च जो है वो इंजेस्ट की गई है, मुंह में ली गई है, उसके बाद कौन कौन से प्रोसेस होंगे, उनके उसके बाद कौन कौन से प्रोसेस होंगे, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगी, हाँ ठीक है एब्जॉर्प्शन होगी, एसिमिलेशन होगी, फिर डाइजेशन होगी। नहीं यार ये तो नहीं होता, पहले एब्जॉर्प्शन होती है, उसके बाद डाइजेशन होती है, फिर एसिमिलेशन होती है ना। एब्जॉर्प्शन जब एब्जॉर्ब करेंगे उसके बाद फूड डाइजेस्ट होगा, उसके बाद ही तो सेल यूज करेंगे ना, उसके बाद एसिमिलेट होंगे, तो ये तो नहीं होगा। बी देखते हैं, हाँ पहले एब्जॉर्प्शन होगी फिर डाइजेशन होगी, ये तो हो गया, फिर बाद में इजेक्शन, हाँ ठीक है, बीच में एसिमिलेशन नहीं दिया मसला नहीं है, सीरीज तो बन रही है ना। इजेक्शन हाँ बी तो बिल्कुल ठीक है, फिर भी आगे देखते हैं, एसिमिलेशन ठीक है, डाइजेशन, एसिमिलेशन के बाद डाइजेशन होती ही नहीं ना, पहले डाइजेशन होगी उसके बाद एसिमिलेशन होगी। ये तो देखो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जो है वो लास्ट में दिया है, ये तो पहले पहले होता है, यानी ये सी भी नहीं होगा। डी पहले डाइजेशन होती है फिर एब्जॉर्प्शन होती है, नहीं यार पहले तो एब्जॉर्प्शन होती है फिर डाइजेशन होती है ना, तो डी भी गलत है। फिर ई पे आते हैं, पहले एसिमिलेशन फिर एब्जॉर्प्शन, खाओगे ही नहीं तो फिर कैसे वो खाना उसमें ब्लड में जाएगा, तो पहले एसिमिलेशन होती नहीं ना, पहले होती है एब्जॉर्प्शन है, तो इसके इस हिसाब से बी तो बिल्कुल सही हुआ। MCQ number 3, which of the following choices correctly illustrate the course that a piece of bread takes through the digestive tract? ये बोल रहा है अगर एक ब्रेड का टुकड़ा है वो मैं अपने मुंह में डाल रहा हूँ, ठीक है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ना, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना, वो किस कौन कौन से पार्ट से होकर गुजरेगा, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट से होकर गुजरेगा। तो सबसे पहले पता है कि पहले होता है माउथ, ठीक है माउथ, ठीक है माउथ, माउथ है यार, चारों में माउथ है, ठीक है। फिर माउथ के बाद आता है हमारे पास फेरेंक्स, फेरेंक्स फेरेंक्स, ट्रेकिया तो नहीं है, ट्रेकिया तो वो है ना लंग्स वाला, लंग्स का पार्ट, अभी फूड के लंग्स पार्ट वाला, लंग्स वाले पार्ट में जाएगा क्या, तो फेरेंक्स, फेरेंक्स आएगा, हाँ फेरेंक्स, फेरेंक्स हाँ यार बी सी डी हो सकता है। फिर भी देखते हैं आगे, फेरेंक्स का बाद आता है इसोफिगस, इसोफिगस हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, फिर भी तीनों आ रहा है, ठीक है। इसोफिगस के बाद आता है कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर क्या होता है कि ये जो है ना स्फिंक्टर क्या है, ये वाल्व है, एक ढक्कन है, अगर ये खुलेगा तो ही जो खाना है वो नीचे जा पाएगा स्टमक में, ठीक है। तो कार्डियक स्फिंक्टर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्ट के करीब होता है, कार्डियक स्फिंक्टर, हाँ यार ये तो अभी सी पता चल गया कि नहीं होगा क्योंकि उसमें बोल रहा है पायरोलिक स्फिंक्टर, तो ये तो नहीं होगा, फिर बी और डी में से हो सकता है, ठीक है। कार्डियक स्फिंक्टर उसके बाद स्टमक आता है, ठीक है, इधर भी स्टमक आ रहा है, ठीक है, अभी तक सीरीज अच्छी चल रही है। फिर हो रहा है पायलोरिक एसिड, पायलोरिक स्फिंक्टर, हाँ ठीक है। स्टमक के बाद भी एक ओपनिंग होती है उसमें, वो भी बंद हो जाती है, जैसे ही ओपनिंग ओपन होती है तो उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। पायरोलिक स्फिंक्टर होता है, पायरोलिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अभी तक दोनों सही चल रहे हैं, ठीक है। फिर आता है रेक्टम, फिर एनस, फिर रेक्टम हाँ ये ठीक है, फिर डी पे आता है एनस रेक्टम, यार एनस तो वो ओपनिंग है जैसे पूरा का पूरा खाना जो होता है वो बाहर चला जाता है, बॉडी के बाहर चला है। रेक्टम वो तो जहाँ खाना जमा होता है, जहाँ अनडाइजेस्टिव फूड जमा होता है, जो जमा होता है, तो इस हिसाब से हमारे पास बी बिल्कुल सही हुआ। पूरी सीरीज मैंने आपको समझाई, उसके बाद अगर आपको समझ रहे हैं तो फिर भी आप उसको वीडियो में थोड़ा बैक करके समझ सकते हैं। MCQ नंबर 14, पेनक्रियाटिक लिपेज इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ, पेनक्रियाटिक लिपेज जो होता है वो किस चीज की डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, स्टार्च, प्रोटीन, फैट, सेल्यूलोज या फिर न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो है वो फैट की डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, ये फैट की डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। MCQ नंबर 15, इफ अ प्लांट यूटिलाइजेस H2SO4 इंस्टेड ऑफ वाटर द प्लांट विल रिलीज, ये बोल रहा है कि अगर एक प्लांट है वो हाइड्रोजन, एक प्लांट है वो वाटर की जगह पे सल्फ्यूरिक एसिड यूटिलाइज कर रहा है, वाटर की जगह पे सल्फ्यूरिक एसिड यूटिलाइज कर रहा है, तो बाय प्रोडक्ट क्या रिलीज होगा यार। ये तो सवाल ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे उसमें आया था ना, ये चैप्टर नंबर 11 में बायोएनर्जेटिक्स में मैंने पढ़ाया था कि ये बताया था कि वाटर जो है ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट रिलीज होती है प्लांट से, तो वो कहाँ से आती है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन आती है वाटर से, वो कहाँ से आती है वाटर से आ जाती है। तो ये मैंने बताया कि लाइट रिएक्शन में जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं और बकाया जो भी बचता है, यानी ऑक्सीजन, वाटर में से जब हाइड्रोजन लेंगे तो बकाया बचेगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। इस हिसाब से सेम केस देखें आप, सिर्फ आप कंपेयर करके देखें तो हमें पता है कि वो जो है इसमें लाइट रिएक्शन में क्या हाइड्रोजन की जरूरत होती है, बहुत हाइड्रोजन की जरूरत होती है, वाटर में भी हाइड्रोजन की जरूरत होती है, वाटर जो है उससे भी हाइड्रोजन ली जाती है, तो सल्फ्यूरिक एसिड से भी हाइड्रोजन ली जाएगी, और वाटर में हाइड्रोजन लेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा उसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है,
तो सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हाइड्रोजन चला जाएगा तो बचेगा SO4, तो SO4 भी रिलीज होगा, SO4 रिलीज होगा यार। बिल्कुल इजी सवाल है, कॉन्सेप्ट को समझो ना, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो बिल्कुल इजी होगा। एमसीक्यू नंबर 16, व्हाट रोल डज पेप्सिन प्ले इन डाइजेशन? पेप्सिन का क्या काम है डाइजेशन में? कि बैक्टीरिया को किल करता है स्टमक में? नहीं यार, बैक्टीरिया को तो HCl क्लिक करता है ना, किल करता है ना, HCl क्लिक करता है ना इसको, बैक्टीरिया को। हाँ ठीक है। फिर आता है बी, इट कन्वर्ट्स सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन इनटू इनसॉल्युबल प्रोटीन। ये बोल रहा है सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन को इनसॉल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। नहीं यार, ये सर ऐसा तो नहीं होता। इट कन्वर्ट्स स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इनटू माल्टोज। नहीं यार, ये भी इसका काम नहीं है। इट एक्टिवेट्स द गैस्ट्रिक जूसेस टू प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूसेस। अच्छा, इट एक्टिवेट्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूसेस। नहीं, ये तो नहीं होता। वो तो HCl मेरे ख्याल से इसका काम होता है ना, एक्टिवेट करना। तो ई जो है, इट कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड। हाँ, ये काम है उसका। वो क्या कहता है, प्रोटीन को शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड, एक सिंगल चेन में बनाता है, सिंपल करता है। ई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 17, लिविंग थिंग्स दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन ऑब्टेनिंग मॉलिक्यूल्स इनटू नाइट्राइट्स आर। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन ऑब्टेनिंग मॉलिक्यूल को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो हमें पता है कि अर्थ में NH, अमोनिया या फिर नाइट्रोजन के जो भी कंपाउंड से बहुत सारे पाए जाते हैं, है ना। तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं, डिकम्पोजर्स वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन ऑब्टेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को उनको नाइट्राइड में कन्वर्ट करते हैं, है ना। जो साइनोबैक्टीरिया का हेट्रोसिस पढ़ा है ना, हेट्रोसिस का क्या क्या काम होता है, ये नाइट्रोजन को नाइट्राइड्स में कन्वर्ट करता है, पढ़ा है सब कुछ। तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 13, कीमोसिंथेसिस इज द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायरिंग। ये सवाल तो मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 9 में या फिर चैप्टर नंबर 1 में मैंने पूछा हुआ है। कीमोसिंथेटिक जो होता है उसके लिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत ज़रूरी होती है ना। फोटोसिंथेटिक में ऑर्गेनिक होती है, कीमोसिंथेटिक में इनऑर्गेनिक की होती है। एमसीक्यू नंबर 19, द पेनक्रियास इज स्टिमुलेटेड टू सीक्रेट इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम बाय। ये बोल रहा है पेनक्रिया को स्टिमुलेट जो करता है, कौन करता है? तो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करने के लिए कौन स्टिमुलेट करता है? लिवर स्टिमुलेट करता है, बाइल स्टिमुलेट करता है, गाल ब्लैडर स्टिमुलेट करता है, या सीक्रेटिन स्टिमुलेट करता है, या इंसुलिन स्टिमुलेट करती है। तो ये हमें पता है कि लिवर और पेनक्रिया दो अलग चीज़ें हैं, तो ये स्टिमुलेट नहीं कर रहा होगा। बाइल तो लिवर से कनेक्टेड है, तो पेनक्रिया से कोई काम नहीं है। गाल ब्लैडर लिवर से कनेक्टेड है, तो पेनक्रिया से कोई काम नहीं है। हाँ, इंसुलिन जो है वो पेनक्रिया सीक्रेट करता है, लेकिन इंसुलिन का ये काम नहीं है कि वो उसको स्टिमुलेट करे, उसको जगाए। ये काम है सीक्रेटिन का। सीक्रेटिन का क्या काम है कि वो पेनक्रिया को जगाए कि वो अपने डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सीक्रेट करे ब्लड में, इसमें जो फूड के साथ है। MCQ number 20, the diagram shows the teeth of the lower jaw of a human. Which tooth is in premolar? ये बोल रहा है, ये डायग्राम है, ये एक ह्यूमन जा की टीथ की बनी हुई है, टीथ है। तो इसमें जो नंबर दिए हैं वो ABCD, इसमें से प्रीमोलर कौन से हैं? इसमें से प्रीमोलर कौन से हैं? ऑप्शन है ABCD यार, बिल्कुल ऑप्शन है सही है। तो इसमें जो है, जो हमारे पास है डी क्या है, ये तो मोलर है। ए होंगे प्रीमोलर, ठीक है, ए होंगे प्रीमोलर, सी होंगे केनाइन, और बी होंगे इसमें होते हैं। उसके बाद प्रीमोलर क्या हुए? प्रीमोलर हुए ए, प्रीमोलर हुए ए, यानी ए इसका सही जवाब होगा। 20 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा। MCQ नंबर 21, द डायग्राम शोज सम ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये डायग्राम कुछ ऑर्गन्स बता रही है ह्यूमन बॉडी के। फिर आखिर में क्या पूछ रही है, इन विच ऑर्गन डज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टेक प्लेस। तो वो कौन से ऑर्गन्स है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है, वो कौन से है, ये पूछ रहा है हमारे पास। तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो इतने सिंपल हैं कि उनकी डाइजेशन माउथ में भी हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं ना कि आप दाल खाओगे तो वो उसकी डाइजेशन बिल्कुल जल्दी हो जाएगी, और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा देती हैं ये चीज़ें, दाल जो होती हैं इस हिसाब से। तो पी, ये तो मैंने अभी बता दिया कि माउथ में भी कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, तो पी, एक पी होगा। फिर दूसरा क्या, QRS। एस बोल रहा है हमारे पास लिवर, नहीं यार लिवर में कहाँ होती है। क्यू स्टमक, नहीं यार कार्बोहाइड्रेट स्टमक में भी नहीं होती। फिर बचा आर, क्या हुआ है, पी और आर, पी और आर, पी और आर, हाँ यार बी मिल गया, ठीक है। MCQ नंबर 22, अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विद फूड इज कॉल्ड।
इन पांचों में से वो कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, उसका पार्ट है लेकिन वो फूड से कांटेक्ट नहीं करता, पार्ट है लेकिन फूड से कांटेक्ट नहीं करता। स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ यार ये तो पार्ट है उसका लेकिन ये कांटेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में से फूड गुजरता है ना, उससे टच करता है। स्टमक, हाँ स्टमक में भी फूड आता है, टच करता है स्टमक की वॉल्स को, ठीक है। लिवर, हाँ लिवर जो है, लिवर तो फूड से डायरेक्ट टच में नहीं था, ये तो बाइल प्रोड्यूस करता है, अपनी एक डक्ट होती है उसके, उसके बाद अपना एक पाइप होता है जिसमें अपना बाइल भेजता है वो, और ब्लड से टच होता है वो। तो लिवर तो टच नहीं होता ना, उसका डक्ट टच होता है, लिवर खुद टच नहीं होता। तो ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है जो कि फूड के साथ कांटेक्ट नहीं होता। फिर भी आगे देख लेते हैं, डी लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ इसमें कांटेक्ट होता है फूड। ट्रेकिया, यार ट्रेकिया डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट ही नहीं, ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है ना, ट्रेकिया तो रेस्पायर होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम का पार्ट है। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 23, द डायग्राम शोज सम ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डायग्राम कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स बता रहा है। क्या पूछ रहा है, वेयर इज एमाइलिस प्रेजेंट, एमाइलिस जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। पहला पूछ रहा है माउथ में, दूसरा पूछ रहा है स्टमक में, तीसरा पूछ रहा है लिवर में, चौथा पूछ रहा है पेनक्रिया में, पांचवा पूछ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छठा पूछ रहा है लॉन्ग इंटेस्टाइन में। तो एमाइलिस जो है एमाइलिस जो प्रोड्यूस होती है वो एक तो माउथ में प्रोड्यूस होती है, एक माउथ में प्रोड्यूस होती है, सबको पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो है वो पेनक्रिया में भी होती है, एमाइलिस, एमाइलिस पेनक्रिया में भी होती है। उसके बाद एमाइलिस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है, यानी 1, 4 और 5, 1, 4, 5, हाँ ए, इन तीनों में एमाइलिस प्रेजेंट होती है। MCQ number 24, the enzyme found in saliva responsible for the digestion of carbohydrates is, वो कौन सी एंजाइम, एक एंजाइम है जो कि सलाइवा में पाई जाती है, हमारे मुंह में जो पानी होता है ना उसमें एंजाइम पाई जाती है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है, वो कौन सी एंजाइम है। लाइसोसोम, एमाइलेस, पेप्सिन, ट्रिप्सोनोजन या फिर लिपेस। तो वो है एमाइलेस। अभी अभी पूछा ना ऊपर एमाइलेस कहाँ कहाँ मौजूद है, सारा पूछ लिया उसने, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 25, द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू मेक देयर ओन फूड। यार ये तो बच्चों वाला सवाल पूछ लिया कि वो ऑर्गेनिज्म की वो कैटेगरी जो अपना खुद खाना खुद बनाती है उसको तो हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाती उसको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ। तो ये तो खुद बनाती है तो ऑटोट्रॉफ होगा भी। ये भी आया सवाल मेरे का, हाँ ये आया था 2018 में सवाल आया है, एमडी केट के 2018 में ये सवाल आया है। MCQ number 26, most of the mass of organic material of a plant comes from, ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है प्लांट का उसका जो मास जो होता है ना मोस्टली कहाँ से कम आता है, वाटर से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, सॉइल से आता है या फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से आता है। तो मोस्टली जो मास होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होती है, कार्बन क्या है ऑर्गेनिक मटेरियल, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद ऑर्गेनिक नहीं है ना, खुद ऑर्गेनिक नहीं है लेकिन उसमें कार्बन आ जाती है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल बनाती है। MCQ number 27, color of leaves turns into dull of bluish blue due to deficiency of, जो लीफ का कलर होता है वो एक ब्लूइश ग्रीन कलर में हो जाता है, ये कौन किस डेफिशिएंसी को शो कर रहा है, किस बीमारी को शो कर रहा है, किस चीज की कमी को शो कर रहा है, नाइट्रोजन की कमी को, फॉस्फेट की कमी को, पोटेशियम की कमी को या फिर मैग्नीशियम की कमी को। तो ये शो कर रहा है मैग्नीशियम की कमी को। मैग्नीशियम जब कम होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो लीफ का कलर होता है वो ब्लूइश ग्रीन हो जाता है। बाइल कंटेंट्स, बाइल जो है ना, बाइल क्या है ये पता है, बाइल पता है क्या है, बाइल जो है वो जो लिवर प्रोड्यूस करता है ना अपना जूस, बाइल जूस वो वाला, उसमें बोला उसमें क्या क्या होता है, पेप्सिन होती है, ट्रिप्सिन होती है या फिर एमाइलो 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 सॉरी एमाइलोप्सिन होती है या फिर मिनरल्स होते हैं। तो बाइल में जो है पेप्सिन तो स्टमक में होती है और जो है ट्राइप्सिन जो होती है ना वो बाइल में होती है, ट्राइप्सिन ट्राइप्सिन, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अ बॉडी इज, ये एक जनरल नॉलेज का सवाल भी है, बिल्कुल इजी सवाल है, ये भी हम 9th में पढ़ के आए हैं कि लार्जेस्ट ग्लैंड जो बॉडी का है वो लिवर है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड। पिट्यूटरी तो सबसे छोटा ग्लैंड ना, इसको तो हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड वो है जो कि हमारे गले में मौजूद होता है। पेनक्रिया तो हमें पता है कि जो कि इंसुलिन सीक्रेट करता है। तो लिवर जो है बहुत लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि बाइल प्रोड्यूस करता है। MCQ नंबर 30, मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन, लास्ट MCQ है कि ये पूछ रहा है कि जो फूड की एब्जॉर्प्शन होती है ना वो मोस्टली कहाँ पर होती है, कहाँ पर मोस्टली होती है, स्टमक में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है,
लार्ज इंटेस्टाइन होती है या फिर सीकम होती है। सीकम पता है किसको कहते हैं? सीकम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग वाले पार्ट को। एक पॉइंट है जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है, लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है। तो मोस्टली एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? तो मोस्टली एब्जॉर्प्शन ये तो बिल्कुल सिंपल है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। क्यों होती है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय मौजूद होती है। विलाय क्या है? एक सिमिलर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, बालों की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो मोस्टली डाइजेशन जो होती है ना, मोस्टली एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन नहीं बल्कि एब्जॉर्प्शन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इस लेक्चर के एमसीक्यूज। और अगर आपको ये एमसीक्यूज चाहिए तो मैंने एक पीडीएफ बनाकर अलॉन्ग विद द की डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, उसमें आप उस पर क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल ईजिली है, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर ले, और पास में बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।